हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको वो 5 क्वेश्चन, वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कर लेने चाहिए अपने एग्जाम में जाने से पहले। पर बेटा, यहां पर मैं आपसे पहले 3 बातें बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये कि आपको कभी भी पेपर के लिए सिलेक्टिव नहीं होना है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप पूरा का पूरा ब्रांच अकाउंटिंग रिवाइज कर चुके हो और उसके बाद अपनी फाइनल रिवीजन के लिए यानी कि फाइनल टचअप देने के लिए आप ये 5 क्वेश्चंस देख रहे हो। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरे ब्रांच अकाउंटिंग के आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा देगा। दूसरी बात, अगर आपने ब्रांच अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप उसके थ्रू उसको रिवाइज कर सकते हो। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इसका पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशंस, जो मैंने आपको अभी वीडियो में पता लग जाएगा, तो उसका भी मैंने टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं अपने 5 वो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे को एग्जाम से पहले करने हैं ब्रांच अकाउंटिंग के। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं पहले ये बात बोल चुका हूं और दोबारा ये बात बोल रहा हूं कि ये टॉप 5 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पेपर में जाने से पहले अगर आप ये 5 क्वेश्चंस ढंग से देख लेते हैं तो पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको करना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्टॉक एंड डेटर मेथड का। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये स्टॉक एंड डेटर मेथड का है, तो यहां पर लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। जब भी वो अकाउंट्स या लेजर्स की बात करता है तो इसका मतलब हमारे को मल्टीपल लेजर्स बनाने हैं और मल्टीपल लेजर स्टॉक एंड डेटर मेथड में बनते हैं। पर सर आपको कैसे पता लगा कि ये डिपेंडेंट मेथड का है, यानी कि ये डिपेंडेंट ब्रांच है? तो सिंपल सी बात है, यहां पे लिखा हुआ है इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अगर इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिखा है इसका मतलब ये कौन सी ब्रांच है? डिपेंडेंट ब्रांच है, राइट। तो चलिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है लाल एंड कंपनी जयपुर हैज अ ब्रांच इन पटना टू विच द गुड्स वर सेंट 20% अबव कॉस्ट, यानी कि 20% अबव कॉस्ट पे गुड्स भेजे जाते हैं। 20% अबव कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है तो उसका 20/120 करेंगे और अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो उसका 20/100 करेंगे। 20/120 से भी प्रॉफिट आएगा और 20/100 से भी प्रॉफिट आएगा। फर्क सिर्फ इस बात का है कि अगर कॉस्ट का होगा तो डायरेक्टली 20/100 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस का होगा तो 20/120 हो जाएगा। ब्रांच कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स करता है। ब्रांच के एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करता है एंड द ब्रांच हैज टू रिमिट ऑल द कैश रिसीव्ड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस, यानी कि ब्रांच को जितना भी कैश मिलता है वो सारा का सारा उसने किसको देना होता है? हेड ऑफिस को देना होता है। दैट मींस यहां से बात क्लियर हो जाती है कि यहां पर जो ब्रांच का कैश का बैलेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि ब्रांच अपने पास कोई कैश रखता ही नहीं है। ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ब्रांच कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच में बुक्स मेंटेन होंगे, दैट मींस ये डिपेंडेंट ब्रांच है। बट सेंड्स मंथली रिटर्न्स टू द हेड ऑफिस, और मंथली रिटर्न हेड ऑफिस को भेजता है। ये उसने रिटर्न्स में भेजा हुआ, डिटेल्स भेजी हुई है। आइए इनके इफेक्ट देखते हैं क्या होगा। सबसे पहला, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी कि गुड्स कितने हेड ऑफिस को भेजे, बेसिकली ब्रांच को कितने गुड्स भेजे गए हैं। तो यहां पे अब क्या होगा, यहां पर ये इनवॉइस प्राइस पे दे रखा है, दैट मींस ये ऑलरेडी सेलिंग प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस पे है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको सेल्स प्राइस बोला था, सेल्स प्राइस के बदले आप इनवॉइस प्राइस कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। डन। अब क्या कहते हैं जी, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी कि ब्रांच को कितने के गुड्स भेजे। तो इस केस में एंट्री क्या पास होती है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाता है और गुड्स सेंड टू ब्रांच क्रेडिट हो जाता है। तो 4/20 जो है वो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जाकर डेबिट हो जाएगा, 4/20 ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और गुड्स सेंड टू ब्रांच के अकाउंट में जाकर क्रेडिट हो जाएगा। यहां पे गुड्स सेंड टू ब्रांच का अकाउंट नहीं बना हुआ, चलिए हम यहां पे एक छोटा सा अकाउंट बना देते हैं। ये रहा हमारा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है जी, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 4/20। पर क्योंकि ये 4/20 सेलिंग प्राइस यानी कि इनवॉइस प्राइस है तो हमें इसे करना पड़ेगा अनलोड। अनलोड कैसे करेंगे? 4/20 का हम 20/120 करेंगे। 4/20 का 20/120 यानी कि 1/6, 70,000 रुपए हो जाएगा। तो ये 70,000 रुपए से अनलोडिंग कहां पे होगी? गुड्स सेंड टू ब्रांच की डेबिट साइड पे आएगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 70,000 रुपए से, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। ये रहा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 70,000 रुपए। ये हो गई अनलोडिंग, राइट। चलिए जी, सेकंड क्या कहता है जी, इसके बाद कहता है गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न करें इनवॉइस प्राइस पे, यानी कि यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ गया और गुड्स सेंड टू ब्रांच की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 30,000 रुपए, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 30,000।
अब इसकी भी अनलोडिंग होगी तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 30,000 का 120 बाय 120 यानी कि 5,000 रुपए। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा, ये रहा हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इसकी डेबिट साइड पे आ गया जो हमारे पास गुड्स रिटर्न आए हैं, यानी कि गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया 5,000 रुपए से। डन है। अगली बात, अगली एंट्री क्या कहती है जी, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। अब कैश सेल्स कैश के अकाउंट में डेबिट होगी, क्रेडिट सेल्स डेटर के अकाउंट में डेबिट होगी, और ये दोनों ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आइए चेक करते हैं, 92,500 और 3/12/500, ये रहा 92,500 और 3/12/500, राइट। और फिर ब्रांच डेटर्स अकाउंट में डेबिट हो गया 3/12/500, और ब्रांच कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा ब्रांच कैश, ब्रांच कैश, ब्रांच कैश। ओके, सो ब्रांच कैश अकाउंट भी नहीं बना हुआ क्योंकि वो रेमिटेंसेस सारी दे देता है। ये लो बेटा, आपके लिए मैंने यहां पे ब्रांच कैश अकाउंट भी बना दिया, ब्रांच कैश अकाउंट। तो ब्रांच कैश की डेबिट साइड पे आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट 92,500। डन है जी। इसके बाद हम आगे बढ़े, इसके बाद ये कहता है स्टॉक एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, यानी ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक 36,000 दिया इनवॉइस प्राइस पे, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा 36,000 रुपए, और इसकी अनलोडिंग यानी कि 20 बाय 120 यानी कि 6,000 रुपए वो आ जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। सिंपल सी एक बात मैंने आपको हमेशा से बताई है कि अगर स्टॉक डेबिट साइड पे आया तो उसकी अनलोडिंग क्रेडिट साइड पे हो गई। डन। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, डेटर्स दे रखे हैं, ओपनिंग डेटर्स पटना ब्रांच में 48,000 के, तो डेटर्स की डेबिट साइड पे आ जाएगा, डेटर्स की डेबिट साइड पे आ जाएगा 48,000 बैलेंस बीडी। ये रहा जी। डन हो गई बात। देन इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 2,19,000 रुपए, तो डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ गया बाय कैश 2,19, और कैश जो कि मैंने आपके लिए बनाया यहां पे डेबिट साइड पे आ जाएगा टू डेटर्स 2,19,000 रुपए। डन है जी। देन इसके बाद कहता है जी डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स को डिस्काउंट दिया 3750, डेटर्स में क्रेडिट हो जाएगा और एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सेम बैड डेट्स भी डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट और एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। आइए चेक करते हैं 3750 और 2750, डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट 3750 2750 और एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट 3750 2750। डन है जी। इसके बाद गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर एट पटना ब्रांच, गुड्स रिटर्न्ड आए हैं यानी कि गुड्स वापस आए हैं, तो सेल रिटर्न हो गई, डेटर्स में क्रेडिट और सेल्स में से माइनस 7,000 रुपए। तो देखिए ये सेल्स में से 7,000 रुपए माइनस हो रखे हैं, हम चाहें तो सेल रिटर्न को डेबिट साइड पे भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, और डेटर्स की क्रेडिट साइड पे आ गया बाय सेल रिटर्न 7,000 रुपए। डन है जी। इसके बाद अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड, 500 रुपए बैड डेट्स रिकवर्ड हुए, 500 रुपए रिकवर हुए हैं तो कैश में डेबिट हो जाएगा 500 रुपए और पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो बैड डेट्स रिकवर्ड डायरेक्टली पीएनएल की क्रेडिट साइड पे आ गया और कैश की डेबिट साइड पे आ जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड 500 रुपए। डन है जी। देन इसके बाद रेंट रेट एंड टैक्सेस एट ब्रांच, ये क्योंकि ब्रांच के सारे एक्सपेंसेस एचओ पे करता है तो सीधा एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट साइड पे ये तीनों की जगह आ जाएगा टू एचओ कैश, यानी कि 12,000, 36,000 और 4600 ये तीनों एचओ कैश के नाम से ब्रांच एक्सपेंस में डेबिट हो जाएंगे। ये देखिए जी ब्रांच एक्सपेंस में तीनों डेबिट हो गए। देन इसके बाद ये कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक दे रखा आपको, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे है। अब आपको ये बात पता है जब मैं पूरा क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे कर रहा हूं तो मैं कॉस्ट पे रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। इन दैट केस मुझे 62,500 का 20%, 62,500 क्यों 20 बाय 100 क्यों कर रहे हैं सर? अभी तक तो आप 20 बाय 120 कर रहे थे क्योंकि वो इनवॉइस प्राइस था। इनवॉइस प्राइस का हम जब भी अनलोड करेंगे तो 20 बाय 120 कर रहे थे। अब कॉस्ट प्राइस का कर रहे हैं तो 20 बाय 100 करेंगे, 62,500 का 20 बाय 100 हो जाएगा 12,500, यानी कि 75,000 के गुड्स हो गए। तो यहां पर स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ गया 75,000 इनवॉइस प्राइस पे और इसकी अनलोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हो जाएगी 12,500 डेबिट साइड पे। डन हो गई जी बात। देन इसके बाद हमारे को क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो इन दैट केस हम सबसे पहले टोटल करेंगे अपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट का, जहां से हमारे पास 47,800 का नॉमिनल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जो हम चाहें तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं या सीधा ब्रांच पीएनएल में भी डाल सकते हैं। देन इसके बाद ब्रांच डेटर अकाउंट में से हमारा बैलेंस सीडी निकल कर आ जाएगा। ब्रांच एक्सपेंस में जो भी टोटल आएगा वो हम पीएनएल की डेबिट साइड पे डाल देंगे। ये हमने पीएनएल की डेबिट साइड पे डाल दिया। यहां पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट से प्रॉफिट आ गया और एक प्रॉफिट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से आ जाएगा, यानी कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जो भी हमारी बैलेंसिंग पर्ची होगी ये भी हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। यहां से हमारे पास ब्रांच का पीएनएल का नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा।
जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है इसका जो भी डिफरेंस आएगा, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच का डिफरेंस हम ट्रांसफर कर देते हैं एचओ के ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी यहां पे आ जाएगा एचओ का ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी। और उसके बाद बच गया हमारा कैश अकाउंट, तो ये कैश हमने क्योंकि फुली रेमिट कर दिया है तो यहां पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय एचओ कैश अकाउंट। परफेक्ट, ये भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो ये हमारा स्टॉक एंड डेटर मेथड का, मैं ये समझता हूं कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है जी। सो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, वाइड स्प्रेड इनवॉइसेस गुड्स इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। अगेन कॉस्ट होगा तो उसका 20/100, और अगर इनवॉइस प्राइस होगा तो उसका 20/120। ब्रांच सेल्स गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। ब्रांच अपने एक्सपेंसेस मीट आउट ऑफ द कैश कलेक्टेड फ्रॉम इट्स डेटर्स एंड कैश सेल्स। इसका मतलब ब्रांच अपने एक्सपेंसेस खुद करता है एंड रेमिट्स द बैलेंस ऑफ द हेड ऑफिस कैश टू द हेड ऑफिस आफ्टर विद होल्डिंग 10,000, यानी कि 10,000 रुपए रोककर बाकी सारे पैसे वो हेड ऑफिस को दे देता है फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश, यानी कि जो उसको चाहिए होता है इसलिए वो 10,000 रुपए रख लेता है। ऑन 31st मार्च द एसेट्स इन थाउजेंड्स, ये सब थाउजेंड्स में दे रखा है। ब्रांच का कैश 10,000 है, ट्रेड डेटर्स 384 है, स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे 10,08,000 है, 1,08,000 है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स में पड़े हैं 5 लाख। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर द इनवॉइस ऑफ द प्राइस गुड्स डिस्पैच्ड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच इज 1,32 लाख, यानी कि 1,32 लाख रुपए के गुड्स हमने ब्रांच को भेजे हैं। आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच सेंड द गुड्स हेड ऑफिस एट इनवॉइस 72,000, लेकिन उसने 72,000 के गुड्स ब्रांच ने हमें रिटर्न कर दिए। ये हमें बाकी ट्रांजैक्शंस दे रखी है, यानी कि कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश कलेक्टेड, कैश डिस्काउंट, रिटर्न्ड बाय कस्टमर, बैड डेट्स, एक्सपेंसेस एंड ऑल सब दे रखा है। ऑन 1 जनवरी ब्रांच ने परचेज किया 1 लाख रुपए का फर्नीचर विच वाज मेड बाय द, पेमेंट किसने करी है? पेमेंट करी है एचओ ने। इसका मतलब एचओ ने ब्रांच को दिए होंगे, ब्रांच ने आगे पेमेंट कर दी होगी 1 लाख रुपए के फर्नीचर की। 31 मार्च को ब्रांच एक्सपेंसेस दे रखे हैं 6,000, जो कि आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ये एक क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमें। कैश इन हैंड में 10,000, ये भी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। फर्नीचर में 16% का डिमिनिशिंग बैलेंस के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, अगर ये अकाउंट्स बोलता अगेन ये क्वेश्चन स्टॉक एंड डेटर मेथड का बन जाता, पर यहां पे बोला है उसने ब्रांच अकाउंट। अकाउंट का मतलब ये क्वेश्चन किसका हो गया? सिर्फ डेटर्स मेथड का, यानी कि यहां पर हमें वो ट्रांजैक्शन ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हुई है। अगर कोई ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की नहीं है, यानी कि ब्रांच ने किसी और के साथ करी है, तो वो यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड होगा ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस में टू बैलेंस बीडी करके आएगा, कैश का 10, डेटर्स का 384, स्टॉक का 1080 और फर्नीचर का 500। तो देखिए डेटर्स स्टॉक ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे कैश, ट्रेड डेटर्स, स्टॉक और फर्नीचर आ गया। पर स्टॉक लिखते लिखते आपके हाथ कांपने चाहिए, क्यों? क्योंकि ये स्टॉक जो है ये कौन से प्राइस पे है? इनवॉइस प्राइस पे। और अगर स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे होता है तो हमें इसे करना पड़ता है अनलोड। अब 1080 को अनलोड करना है तो 1080 का 20/120 यानी कि 1/6 हो गया, तो 1080 का 1/6 हो जाएगा 18, राइट। अब 18 जो है वो या तो आप क्रेडिट साइड पे लिख दो, या फिर जब क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आएगा तो हम उसका डिफरेंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए जी। वैसे ये देखिए यहां पर 1080 का 1/6 180 जो है वो यहां पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ओके, डन हो गई बात। स्टॉक को हमने अनलोड कर दिया। देन इसके बाद क्या कहता है? हमने गुड्स भेजे ब्रांच को, तो ये जब हमने गुड्स भेजे ब्रांच को तो ये ब्रांच और मेरे बीच की बात है ना, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि 1,32 लाख डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो डेबिट साइड पे गुड्स सेंड टू ब्रांच आ गया 1,32 लाख। और क्योंकि ये भी लोडेड प्राइस है, ये भी इनवॉइस प्राइस पे भेजे हैं, तो इसका भी 1/6 20/120 करके क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 2188, राइट। इसके बाद उसने 72,000 के गुड्स हमें रिटर्न कर दिए, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 72, और इस 72 का भी हम 20/120 करके डेबिट साइड पे इसको भी अनलोड करेंगे। वैसे उन्होंने यहां पे क्या किया? यहां पे सीधा ये 13,128 का कर दिया, यानी कि 13,200 में से 72 माइनस करके कर दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 13,200 का 1/6 क्रेडिट साइड पे लिख दो 2,200, और 72 का 1/6 जो है वो डेबिट साइड पे लिख दो 12। तो 2,200 और 12 का जो डिफरेंस होता है वो 2188 होता है, वो 2188 इन्होंने यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है। डन, हमारा सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ब्रांच ने कैश सेल करी, हम क्या करें? ब्रांच ने क्रेडिट सेल्स करी, हम क्या करें? यानी उसका हेड ऑफिस के साथ कोई लेना देना नहीं है। ब्रांच ने डेटर्स से कैश कलेक्ट किया, हम क्या करें?
ब्रांच ने डेटर्स को डिस्काउंट दिया, हमें कोई मतलब नहीं। ब्रांच के कस्टमर ने ब्रांच को रिटर्न किया, हमें कोई मतलब नहीं। ब्रांच के बैड डेट्स, हमें कोई मतलब नहीं। ब्रांच के एक्सपेंसेस ब्रांच ने पे करे, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो देखा जाए तो हमें यहां तक ये जो 5 बातें दी हैं, फिलहाल इनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि ब्रांच ने ये ट्रांजेक्शन हमारे साथ यानी हेड ऑफिस के साथ नहीं करी है, बाहर किसी और पार्टी के साथ करी है। इसके बाद ये क्या कहता है, ब्रांच ने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा जिसके पैसे एचओ ने उसको दिए थे, यानी कि एचओ ने 1 लाख रुपए के फर्नीचर के पैसे दिए थे, तो डेबिट साइड पे आ गया टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। ठीक है जी। देन इसके बाद वो ये कहता है कि क्रेडिट साइड आपके 6,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, ब्रांच एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो ब्रांच एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो ये लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है। लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो डेबिट साइड पर लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 6, बैलेंस सीडी। डन हो गई जी बात। देन इसके बाद कहता है फर्नीचर पर 16% का डिप्रिसिएशन लगाना है और कैश का क्लोजिंग बैलेंस 10 ही है। और फर्नीचर था 100 का, 100 का 16% हो जाएगा 16, तो मतलब फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अब फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस हमें यहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फर्नीचर का हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो यहां क्रेडिट साइड पर आएगा। कितना आएगा यहां पे फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस? यहां लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 500 रुपए का फर्नीचर ओपनिंग में था, 100 रुपए का हमने खरीदा, यानी कि कितने का हो गया फर्नीचर? 600 का। और इस 600 के ऊपर हमें लगाना है 16% का डेप्रिसिएशन। तो 600 पे 16% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, यानी कि 600 का 16% हो गया 96। तो 600 माइनस 96। अच्छा, ये 100 रुपए का फर्नीचर हमने बीच में तो नहीं खरीदा ना, ये 100 रुपए का फर्नीचर हमने खरीदा है 1 जनवरी को, तो इसका मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं लगेगा। 500 पे तो पूरे साल का लगेगा, पर इस 600 पे 3 महीने का लगेगा। तो 500 पे पूरे साल का हो जाएगा डेप्रिसिएशन 16% 80 रुपए। ठीक है जी। और 100 रुपए का 16% नहीं लगेगा, 100 का सिर्फ 4% लगेगा, यानी कि 4 रुपए। तो ये हो गया 516। इसका मतलब हमारे पास फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू यहां पर आएगी 516। ठीक है जी। और कैश की क्लोजिंग वैल्यू हमें दे रखी है 10, तो कैश आ गया क्लोजिंग बैलेंस 10। डन। अब सवाल इस बात का आया कि ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास डेटर भी थे, हमारे पास स्टॉक भी था। नाउ डेटर्स और स्टॉक दोनों का हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेटर्स और स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। दूसरी बात यह हो गई कि हमने एचओ को कितना कैश रेमिट किया, ये भी हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा। यानी कि हमें यहां पर 3 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, एक क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, दूसरा हमें निकालना पड़ेगा कि हमने कितना हमने कैश दिया किसको, एचओ को, और तीसरा हमें यहां पर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको कैश के बारे में बताता हूं, देखिए ध्यान से। ये मैं आपको कैश का अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूं, ये मेमोरेंडम कैश अकाउंट बनेगा वर्किंग नोट में। कैश का ओपनिंग बैलेंस था 10, कैश सेल्स करी हमने 9700 की, तो सेल्स करी 9700 की। कैश कलेक्ट किया हमने ब्रांच क्रेडिटर से 2842 का, यानी कि डेटर्स से हमने कैश कलेक्ट किया 2842 का। ओके जी। इसके बाद हमने एक्सपेंसेस पे करे हमने 842 के हमने एक्सपेंसेस पे करे। एंड देन इसके बाद बैलेंस सीडी बच गया मेरे पास यहां पे 10 रुपए का। ओके। अब अगर मैं टोटल की बात करूं तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा कि मैंने एचओ को कितना कैश पे किया, जो कि आएगा 10 प्लस 9700 प्लस 2842 प्लस माइनस 842 माइनस 10, तो यानी कि 11,700 रुपए आ जाएगा जो मैंने एचओ को कैश पे किया। तो क्रेडिट साइड पे यहां पे रेमिटेंस आ जाएगी 11,700 की। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम कैश का बैलेंस निकालेंगे, राइट। इसके बाद बारी आ गई डेटर्स का, कि भाई डेटर्स का बैलेंस कैसे निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस का बड़ा सिंपल सा हिसाब है। लो जी, हमने एक डेटर्स का अकाउंट भी बना दिया। इसका ओपनिंग बैलेंस, डेटर का हमारे को ओपनिंग बैलेंस गिवन था 384। डेटर्स को हमने सेल्स करी 3140 की, देन इसके बाद कैश कलेक्ट किया 2842, देन इसके बाद डिस्काउंट दिया 58 का, डिस्काउंट है 58 का, रिटर्न कर दिया उन्होंने 102, बैड डेट्स हो गए उनके 37 के। अब मैंने इसका टोटल किया तो ये टोटल कितना आ जाएगा 384
+3140 -2842 -58 -102 -37, तो ये मेरे पास 485 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो ये देखिए कैश का, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 485 आ गया। अब मैंने आपको बताना है किस चीज का, सिर्फ स्टॉक का। एंड स्टॉक का इज वेरी सिंपल, स्टॉक का भी ध्यान से अगर आप सुनेंगे पहली बारी में बात समझ आ जाएगी। तो देखो जी, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस था 1080 कैलकुलेटर हाथ में रखना। इसके बाद हमने गुड्स भेजे थे 1,32,00,000 के, यानी कि 13,200, इसमें प्लस कर दिया। इसके बाद 72,000 के रिटर्न आ गए, हमने इसमें से 72 माइनस कर दिया। ठीक है जी, यानी कि उसके पास 14,208 के गुड्स पहुंच गए थे, जिसमें से उसने सेल करी है 9700 और 3140, माइनस कर दिया 9700 और 3140, और उसके पास भी सेल रिटर्न आई थी। सेल रिटर्न कितनी आई थी? 102 की, तो ये 102 वापस प्लस हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास 1470 का स्टॉक बचेगा। तो ये देखिए 1470 हमें दे रखा है, राइट। एक बार मैं फिर दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहले 1080 का ओपनिंग स्टॉक था, ये प्लस करा, 13,200 ये प्लस करा, 72 ये माइनस कर दिया, जो सेल्स हो गई वो माइनस कर दी, और सेल रिटर्न वापस प्लस कर लिया क्योंकि उससे गुड्स वापस आ गए। तो इन शॉर्ट मेरे पास 1470 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ये जो 1470 का क्लोजिंग स्टॉक बचा, ये कौन से प्राइस पे? इनवॉइस प्राइस पे। तो मुझे इसे भी अनलोड करना पड़ेगा कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। तो मैंने इसे डेबिट साइड पे 1470 का 1/6 किया, 245 अनलोड हो गया, और ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट, जो कि मैं एचओ के पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये है मेरा डेटर्स डिपेंडेंट ब्रांच का दूसरा मेथड, डेटर्स मेथड। चलिए अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब यहां पर इंडिपेंडेंट ब्रांच है, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में ब्रांच अपनी एंट्री पास करेगा, एचओ अपनी एंट्री पास करेगा, राइट। अब ये बात तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज पता है, ओके। अब मैं मान लो जी ब्रांच हूं, आप एचओ हो, मैं आपकी बुक्स में भी बताऊंगा क्या एंट्री पास होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ मेरी बुक्स में यानी कि ब्रांच की बुक्स में बताना है, बट मैं आपकी बुक्स में भी बता दूंगा। सबसे पहले वो ये कहते हैं इनकम है 2800 रुपीज की, एलोकेटेड टू द ब्रांच बाय द हेड ऑफिस। आपने मुझे एक इनकम दी है, अगर आपने मुझे एक इनकम दी है तो आपके अकाउंट में इनकम, आपके बुक्स में इनकम डेबिट हो जाएगा और मेरी बुक्स में इनकम क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, आपकी बुक्स में इनकम डेबिट तो ब्रांच क्रेडिट, मेरी बुक्स में इनकम क्रेडिट तो हेड ऑफिस डेबिट, यानी मेरी बुक्स में एंट्री पास होगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। देन सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, ब्रांच पेड 3000 रुपीज सैलरी टू द हेड ऑफिस मैनेजर। मैंने आपके मैनेजर को सैलरी पे करी है 3000 रुपीज की, बट अमाउंट पेड हैड बीन डेबिटेड टू ब्रांच बाय द ब्रांच टू सैलरी अकाउंट। लेकिन मैंने उसको अपनी सैलरी अकाउंट में डाल दिया। ना 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 ना, अगर मैंने आपके बिहाफ पे सैलरी पे करी है तो आपको डेबिट करना चाहिए था, यानी मुझे डेबिट करना चाहिए था हेड ऑफिस को, पर मैंने डेबिट कर दिया सैलरी को। तो अब मैं क्या करूंगा, सैलरी को क्रेडिट कर दूंगा और हेड ऑफिस को डेबिट करूंगा। आप क्या करेंगे, आप सैलरी को डेबिट करेंगे क्योंकि आपकी सैलरी, और ब्रांच को क्रेडिट कर दोगे, यानी आप एंट्री पास करोगे सैलरी टू ब्रांच और मैं करूंगा हेड ऑफिस टू सैलरी। तो ये हो गया हेड ऑफिस टू सैलरी। देन इसके बाद ब्रांच ने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनकट करे 5000 ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांचेस। बाकी ब्रांचेस के बिहाफ पे मैंने 5000 रुपए खर्चे। भाई मैं बाकी ब्रांचेस को नहीं जानता, अगर मैंने बाकी ब्रांचेस के बिहाफ पे भी खर्चा तो मैं यही बोल दूंगा मैंने आपके बिहाफ पे खर्चा है, मतलब मैं एंट्री पास कर दूंगा एचओ टू कैश, यानी मैंने एंट्री पास कर दी एचओ टू कैश। नेक्स्ट पार्ट, एक 1.5 लाख रुपए का रेमिटेंस था सेंड बाय द ब्रांच। आपने एक 1.5 लाख रुपए का रेमिटेंस मैंने आपको भेजा, नॉट रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ। एक बात बताओ, एक ये है कैश इन ट्रांजिट, और कैश इन ट्रांजिट की एंट्री कौन पास करता है, रिसीवेबल पार्टी। भाई मैंने तो भेज दिया था, आपको रिसीव होना था, आप एंट्री पास करो, आप करोगे कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, मैं कोई एंट्री पास नहीं करूंगा, यानी कि मेरी बुक्स में कोई एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट, हेड ऑफिस ने एलोकेट कर दिए 75,000 टू द ब्रांच हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस। आपने अपने एक्सपेंसेस मेरे ऊपर डाल दिए, तो आपके एक्सपेंस कम हो गए, आप एक्सपेंस को क्रेडिट करोगे, मैं एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा। तो मेरे पास एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस टू एचओ और आपके पास हो जाएगी ब्रांच टू एक्सपेंस। तो मेरी एंट्री हो गई एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ, बोलो जी डन है, और आपकी हो जाएगी ब्रांच टू एक्सपेंस। नेक्स्ट, हेड ऑफिस कलेक्टेड 30,000 डायरेक्टली फ्रॉम अ ब्रांच कस्टमर। आपने मेरे डेटर से डायरेक्टली पैसा ले लिया, इसका मतलब आपने मुझसे पैसा ले लिया। तो आपने एंट्री के पास करेंगे, आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, क्योंकि आपने मेरे से पैसा लिया एक तरह का। मैं क्या कहूंगा कि हेड ऑफिस को डेबिट कर दूंगा और डेटर को क्रेडिट, यानी कि मेरे डेटर कम हो गए और मैंने पैसा आपको दे दिया, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। नेक्स्ट, गुड्स डिस्पैच्ड बाय द हेड ऑफिस अमाउंटेड टू ₹10,000। आपने गुड्स डिस्पैच कर दिए मेरे पास
बट नॉट रिसीव बाय द ब्रांच, पर मेरे को अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, इसका मतलब मेरे लिए ये स्टॉक इन ट्रांजिट है। अब एंट्री मैं पास करूंगा, आप नहीं पास करेंगे, राइट। तो मेरी बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक इन ट्रांजिट यानी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार आ जाता है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमें इंटर ब्रांच ट्रांसफर की एक सिंगल एंट्री पास करनी होती है। वहां पर हम क्या करते हैं, सबकी एक ही एंट्री पास होती है, रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेंडिंग ब्रांच अकाउंट, राइट। तो वहां पर भी आपको इस बात का ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन भी जरूर याद से कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब मैं बढ़ रहा हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। केपी मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ गुड्स व्हिच इट सेल्स टू इट्स होलसेल कस्टमर ओनली फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस, यानी कि जो हेड ऑफिस से वो होलसेल कस्टमर को गुड्स सेल करता है। इन एडिशन हेड ऑफिस जो है वो एक नई ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर करता है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15% पे, यानी कि जो हेड ऑफिस है वो होलसेल कस्टमर्स को भी बेचता है और साथ साथ ब्रांच को भी बेचता है। ब्रांच को ये बेचता है 100 प्लस 15% पे, यानी कि जो भी फैक्ट्री कॉस्ट है प्लस 15% पे। ब्रांच इस गुड्स को पब्लिक में बेचती है सिर्फ कैश में। सेलिंग प्राइस टू द होलसेल कस्टमर इज डिजाइन टू गिव अ फैक्ट्री प्रॉफिट ऑफ अमाउंट 30% ऑन द सेल्स वैल्यू। अब जब ये हेड ऑफिस को बेचता है तो हेड ऑफिस को ये बेचता है कॉस्ट प्लस यानी 100 प्लस 30% पे। ओके जी, देन इसके बाद सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक इज डिजाइन टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। अच्छा जी, 30% बेटा सेल्स वैल्यू का है, 100 प्लस 30% नहीं है, यानी कि ये 30% ऑफ सेल्स है। ओके, देन इसके बाद द सेलिंग प्राइस टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को भी जो ब्रांच जनरल पब्लिक को बेचेगा तो ब्रांच भी जो बेचेगा वो कितना बेचेगा, सेलिंग प्राइस का 30%, यानी कि जितने की सेल करेगा उसका 30% उसका प्रॉफिट होना चाहिए। कंपनी ऑपरेट्स फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस एंड लीजेस अदर टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और बाकी सारी एसेट्स फिक्स लीज पे ली हुई है। रेंट और हायर चार्जेस ऑलरेडी ओवरहेड्स में इंक्लूडेड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एचओ का, ब्रांच का और पूरे बिजनेस का, और साथ ही साथ आपको बनानी है पूरे बिजनेस की बैलेंस शीट, राइट। देखो जी, सबसे पहली बात हमें यह ध्यान में रखनी होती है कि यहां पर हमें जो नीचे ये एडजस्टमेंट दी है, हमें सबसे पहले क्या देखना है, दो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये इंटर यूनिट अकाउंट्स, इंटर यूनिट अकाउंट्स का मतलब होता है एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट और ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट, क्या ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि ये कहता है, हेड ऑफिस कहता है कि मैंने ब्रांच से 5,000 रुपए लेने हैं, डेबिट है ना, मतलब ब्रांच से 5,000 लेने हैं, पर ब्रांच कहता है कि मैंने एचओ को 2,000 रुपए देने, यानी कि ब्रांच और एचओ एक दूसरे से अलग अलग बातें कर रहे हैं। दैट मींस ब्रांच और एचओ का अकाउंट आपस में मैच नहीं है। तो इन दैट केस सबसे पहले हमें बनानी पड़ती है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन के लिए हमने नीचे गए और नीचे लिखा है कि 28 दिसंबर को ब्रांच ने 1,500 रुपए हेड ऑफिस को दिए थे, पर वो हेड ऑफिस को अभी तक मिले नहीं है। तो इसका मतलब सबसे पहले इस बताओ इसकी एंट्री पास कौन करेगा, ब्रांच या हेड ऑफिस। अब क्योंकि हेड ऑफिस को अभी तक नहीं मिले हैं तो हेड ऑफिस करेगा, रिसीवेबल पार्टी हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, एंट्री पास करेगा कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। मतलब हेड ऑफिस की बुक्स में इसकी एंट्री पास हो जाएगी कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, कितने से, 1,500 से। इससे क्या होगा जी, हेड ऑफिस की बुक्स में डेबिट साइड पे आ जाएगा कैश इन ट्रांजिट, और कैश इन ट्रांजिट 1,500 रुपए यहां पर आ जाएंगे। और अब ब्रांच का अकाउंट 5,000 से कम होकर रह जाएगा 3,500 से, क्योंकि ब्रांच को आपने क्रेडिट कर दिया ना, तो क्रेडिट कर दिया तो 1,500 से कम हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो ऑन द सेम डेट हेड ऑफिस ने गुड्स डिस्पैच करे थे ब्रांच को 1,500 के, पर ये ब्रांच को अभी तक नहीं मिले। इसका मतलब ब्रांच को अभी तक गुड्स नहीं मिले। अब अगर ये ब्रांच को गुड्स नहीं मिले तो इसको हम बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, और गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री कौन पास करेगा, ब्रांच। तो ब्रांच एंट्री पास करेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ। तो ब्रांच एंट्री पास करेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट ब्रांच के अकाउंट में 1,500 रुपए डेबिट हो जाएंगे टू एचओ, और एचओ 1,500 से क्रेडिट हो जाएगा तो एचओ का अकाउंट भी 3,500। अब यहां पर अगर आप देखो तो इंटर यूनिट अकाउंट्स मैच हो गए हैं, यानी कि 3,500 दोनों आपस में मैच हो गए, हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो स्टेप नंबर 1 में हमें रिकंसिलिएशन बनानी थी, जो कि हमने बना ली। स्टेप नंबर 2 में कह रहा है द रॉ मटेरियल का स्टॉक हेड ऑफिस के पास 2,300 रुपए का है, यानी कि रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है। किसके पास होगा रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, हेड ऑफिस के पास होगा।
कह रहा है देयर इज नो स्टॉक लॉसेज इनकर्ड एट द हेड ऑफिस और एट ब्रांच, यानी कि ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों पे स्टॉक का कोई भी लॉस नहीं है। तो दैट मींस क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर जो बचेगी वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। कंपनी की वैल्यू है कि कंपनी फिनिश गुड्स को हेड ऑफिस में रिकॉर्ड करती है फैक्ट्री कॉस्ट पे, ऑब्वियसली कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाता है, कभी भी सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता। और देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का भी कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ब्रांच के एम्प्लॉइज का एक बायलेटरल एग्रीमेंट के अंडर हमने 156 रुपीज का बोनस देना है, तो इसका मतलब ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच एक एंट्री पास करेगा बोनस अकाउंट डेबिट, तो बोनस डेबिट हो जाएगा 156 से टू आउटस्टैंडिंग बोनस, और आउटस्टैंडिंग बोनस क्रेडिट हो जाएगा 156 रुपीज से। तो ये हमारा फ्रेश ट्रायल बैलेंस बनकर आ गया। अब इस फ्रेश ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हमें बनाना है, क्या बनाना है हमें बनाना है इसका ब्रांच का और कंपनी का और टोटल P&L अकाउंट। अब सुनना जी ध्यान से कैसे बनेगा, और साथ में बैलेंस शीट तो बनानी है। पहले हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग P&L पे। रॉ मटेरियल परचेज जाएगा ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे, डायरेक्ट वेजेस ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे, फैक्ट्री ओवरहेड्स ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे, इसका भी फिनिश गुड्स ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे। ये जो सारे बात कर रहा हूं ये सारे जाएंगे हेड ऑफिस के ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे, और ये ब्रांच के ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे। आइए चेक करते हैं, ये देखिए जी फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ब्रांच का भी आ गया, हेड ऑफिस का भी आ गया। रॉ मटेरियल का उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कर दिया, यानी कि ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग कर दिया, डन है, कोई बात नहीं। ये वेजेस आ गई, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए, डन है जी। देन इसके बाद यहां तक तो हमने ट्रेडिंग, डेटर्स तो बैलेंस शीट में जाएगा, कैश भी बैलेंस शीट, ये तीनों जाएंगे हमारे P&L में। अभी हम P&L की बात नहीं कर रहे। इसके बाद में आया ये देखिए जी, गुड्स सेंड टू ब्रांच है 46,000, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है 46, तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे हेड ऑफिस में आ जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच 46,000, डन हो गई बात। और गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ है 44,500, पता है 44,500 क्यों, क्योंकि 1,500 रुपए के अभी भी ट्रांजिट में है, तो हम क्या करेंगे ये 1,500 इसमें ऐड करके 46,000 से गुड्स फ्रॉम एचओ डेबिट साइड पे दिखा देंगे, ये 46,000 गुड्स फ्रॉम एचओ आ गया, डन हो गई जी बात यहां तक। नाउ द पॉइंट इज, क्वेश्चन में हमें सेल्स दे रखी है, आइए सेल्स देखते हैं। ये रही सेल्स, 2 लाख की सेल्स और 65,200 की सेल्स, ये 2 लाख की सेल्स और 65,200 की सेल्स एचओ के अकाउंट में और ब्रांच के अकाउंट में आ गई। नाउ द पॉइंट इज, हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल भी नहीं सकता क्योंकि हमारे को क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन नहीं है। अब दोनों में से एक ही बैलेंसिंग करके आ सकता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता है कैसे, देखिए जी, अगर मैं बात करूं, ये देखो इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं ब्रांच की, तो ब्रांच अपने गुड्स सिर्फ जनरल पब्लिक को बेचता है, वो भी सेलिंग प्राइस का 30%, सेलिंग प्राइस का 30%। तो इसका मतलब ब्रांच का जो प्रॉफिट होगा वो उसकी सेल्स का 30% होगा। ब्रांच की सेल्स, कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, ब्रांच की सेल्स है 65,200, तो 65,200 का 30% जो है वो हो गया हमारा 19,560, ये निकल कर आ गया। तो इससे क्या होगा कि इनकी बैलेंसिंग फिगर आपका 9560 ग्रॉस क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। बोलो ये बात डन हो गई। अब बारी आती है एचओ की, जिसको आपने ध्यान से समझना है। अब जो एचओ है ना, एचओ वो 2 जनों को गुड्स बेचता है, एक तो होलसेल कस्टमर को बेचता है, उस पे वो 30% प्रॉफिट कमाता है, जो ब्रांच को बेचता है उस पे 15/115 का प्रॉफिट कमाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एचओ ने जो गुड्स सेल करे, जो आउटसाइडर को सेल करे 2 लाख, इस 2 लाख का तो 30% प्रॉफिट कमाया, 2 लाख का 30% होता है 60,000, और जो गुड्स इसने 65,200 के ब्रांच को सेल करे, इसके ऊपर इसने प्रॉफिट कमाया 15/115, तो 65,200 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 15 इज 85। 65,200 ये ना यार, एक मिनट, लेट मी चेक, यस, ओहो 65,200 तो सेल है, 46,000, सॉरी 46,000, इसने गुड्स कितने के भेजे हैं 46,000 के, तो 46,000 का 15/115, बेसिकली जितने के गुड्स उसने ब्रांच को बेचे 15/115, तो ये आ गया 6,000। मतलब एचओ का जो प्रॉफिट है वो 60 + 6 कितना हो जाएगा 66,000 का, राइट। तो इससे इसका क्लोजिंग स्टॉक भी निकल कर आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात। अब ये जो तीनों ग्रॉस प्रॉफिट आए हैं हमारे, ये हमने यहां पे क्रेडिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया,
ओके, अब बारी आई है जी अदर एक्सपेंसेस लिखने की, तो आइए अदर एक्सपेंसेस लिखते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 13,900 4,000, सेल्समैन सैलरी 22,500 6200, अदर एक्सपेंसेस 12,500 2300, इसके बाद एक और एक्सपेंस है ये दे रखा हमारे को बोनस का 156, तो ये सारे एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पे लिखे होंगे 13,900 4,000, 22,500 6200, 12,500 4300 और 156 रुपए का एक्सपेंस। कहानी तो अब आई है एक जो आपको समझनी है, और वो कहानी क्या है? वो कहानी है स्टॉक रिजर्व की। ओपनिंग स्टॉक के ऊपर स्टॉक रिजर्व क्वेश्चन में ही दे रखा है 1,200 रुपए का। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ये प्रोविजन जो ओपनिंग स्टॉक का दिया हुआ है यानी कि स्टॉक रिजर्व, आप इसे पीएनएल में क्रेडिट कर दीजिए, या फिर आप ये देखिए कि आपको स्टॉक रिजर्व कितना चाहिए। मतलब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आया है 9560, किसका क्लोजिंग स्टॉक? ब्रांच का। ब्रांच को जो हम स्टॉक बेचते हैं 9560 का, ये हम बेचते हैं 15% प्रॉफिट में, यानी कि 15/115। तो मतलब 9560 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 115, हमें 1247 रुपए का स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना है। कितने का स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना है? 1247। अब वो ये कहता है कि 1200 का ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है प्रोविजन, तो आप एक काम करो, 47 और क्रिएट कर दो। तो ये 47 कौन क्रिएट करेगा? हेड ऑफिस क्रिएट करेगा। एक बात याद रखना, जब भी इंडिपेंडेंट ब्रांच होगा तो इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में जो अनलोडिंग होती है वो अनलोडिंग कौन करता है? हेड ऑफिस करता है। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में अपने पीएनएल में अनलोड करेगा 47 रुपीज। राइट, इज दैट क्लियर? तो ये 47 आ गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, मैं भी आपको बता देता हूं। आप चाहो तो क्रेडिट साइड पे 1200 और डेबिट साइड पे 1247 भी लिख सकते थे। जो क्रेडिट साइड पे 1200 आता वो ओपनिंग स्टॉक का होता, और जो डेबिट साइड पे 1247 आता वो क्लोजिंग स्टॉक का होता। डन, दोनों तरीके सही है, बोथ आर करेक्ट, और इससे आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब हम चल दिए बैलेंस शीट पे। जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट पूरी कंपनी की एज अ होल बनेगी। बैलेंस शीट कंपनी एज अ होल जो बनेगी कैसे बनेगी? कैपिटल आएगी 50,000 की, क्रेडिटर्स आएंगे 13,000 के, ठीक है जी, कैपिटल आ गई 50,000 की, क्रेडिटर्स आ गए 13,000 के, दोनों प्रॉफिट्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगे यानी कि 23,957 के, आउटस्टैंडिंग बोनस आ जाएगा, ठीक है जी, और एचओ का अकाउंट और वो सारे अकाउंट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, वो सब कुछ नहीं आएगा। एसेट साइड पे क्या आएगा? आपकी रॉ मटेरियल के, वर्क के और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक में से आपका 1247 माइनस हो जाएगा स्टॉक रिजर्व का। देन आपके डेटर्स आएंगे और कैश आएगा। इन शॉर्ट ये आपकी शॉर्ट में बैलेंस शीट बन जाएगी। तो एक बात आपको याद रखनी है, और वो बात क्या है? वो बात यह है कि अनलोडिंग जो होगी इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में वो कभी भी ब्रांच की बुक्स में नहीं होगी। अनलोडिंग किसकी बुक्स में होगी? हेड ऑफिस की बुक्स में। और हेड ऑफिस भी जो अनलोडिंग करेगा वो अपने पीएनएल में करेगा, और वो कब करेगा अपने पीएनएल में? जब वो अपना पीएनएल बना रहा होगा, और वो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की करेगा और किसी भी चीज की अनलोडिंग नहीं करेगा। ओके जी, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो ये है जी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है जी? आर्टिज लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट सीटिल यूएसए। अब ट्रायल बैलेंस दे रखा है जी। देखो सिंपल सी एक बात है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है हमारे को फॉरेन उसमें करेंसी में, और हमें इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में। अब फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक बात का खास ध्यान रखना होता है कि वो ईफो है या नीफो है। अगर ईफो होता है तो उसमें फर्क क्या होता है? ईफो और नीफो में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों में क्लोजिंग रेट पे होती हैं, एक्सपेंसेस रेवेन्यूज दोनों में एवरेज रेट पे होते हैं, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट पे। राइट, सिर्फ फर्क क्या होता है? जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं और जो डिप्रिसिएशन होता है वो ईफो में होता है कन्वर्ट एक्चुअल स्पॉट रेट पे, और जो नीफो होता है नीफो में कन्वर्ट होता है क्लोजिंग रेट पे। दूसरा फर्क ये होता है कि ईफो के अंदर, यानी ईफो पता है ना, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, और ईफो के अंदर जो हमारा डिफरेंस होता है वो हम फ्लक्चुएशन गेन या प्रॉफिट होता है हम उसको पीएनएल में डाल देते हैं, और जो नीफो होता है उसके अंदर हम उसे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में डालते हैं, यानी कि एफसीटीआर के अंदर डालते हैं। अब अगर हमारे को क्वेश्चन में कुछ भी ना दे रखा हो, जैसे कि इसके अंदर हमें नहीं दे रखा कि ये कौन सा है, तो हम इसको मान के चलेंगे ये कौन सा है? ईफो है। अब ईफो के लिए हमारे को ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2000, तो ये ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा ओपनिंग रेट है 79, तो 2000 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 79 से। तो देखिए 79 पे कन्वर्ट हुआ है। इसके बाद जो हमारी परचेजेस सेल्स, ये जो है परचेजेस और सेल्स,
और बस परचेजेस और सेल्स जो है वो हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे एवरेज रेट पे। तो परचेजेस और सेल्स 79.5 और 79.5 पे कन्वर्ट हो गए। देन इसके बाद हमारे को सैलरीज दे रखी है 4000 और इसके अंदर 500 रुपए आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड हो जाएंगी। ये भी कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 4500 रुपीज कन्वर्ट हो जाएगा एक्चुअल रेट पे, सॉरी एवरेज रेट पे। देन इसके बाद हमारे को डेटर्स और क्रेडिटर्स और कैश एट बैंक दिए हुए हैं। अब ये तीनों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होते हैं। तो 2200, 1500, 800 ये कन्वर्ट होंगे क्लोजिंग रेट पे और क्लोजिंग रेट हमें दे रखा है 83। तो डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश एट बैंक ये क्लोज हो गए क्लोजिंग रेट पे। अब क्योंकि आपने सैलरीज आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड करी तो उसे सैलरीज में प्लस कर दिया, तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग हमें अलग से दिखाना पड़ेगा लायबिलिटी साइड पे और वो करंट लायबिलिटी है तो वो भी क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होगा। देन इसके बाद आपका जो गुड्स फ्रॉम एचओ है। अब देखो सिंपल सी एक बात है, ब्रांच को अगर गुड्स मिले हैं तो हेड ऑफिस ने भेजे हैं, तो ब्रांच के लिए अगर गुड्स फ्रॉम एचओ है तो हेड ऑफिस के लिए गुड्स सेंड टू ब्रांच होगा। तो इन दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। तो गुड्स फ्रॉम एचओ को हम कभी भी कन्वर्ट नहीं करते, उसके बदले हम गुड्स सेंड टू ब्रांच ले लेते हैं जो कि 24 लाख दे रखा है। सिमिलरली ब्रांच की बुक्स में अगर एचओ का अकाउंट है तो एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट होगा। तो एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट 21,90,000 रुपए से था, हमने वो उठा लिया। यानी कि यहां पर कन्वर्जन नहीं होगा, यहां पे एक्चुअल रेट पर गुड्स फ्रॉम एचओ को गिवन हो गया और ये भी गिवन हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वो एक्सचेंज गेन या फिर एक्सचेंज लॉस हो जाएगा और उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ये जो हमारा है ये हमारा फॉरेन ब्रांच का केस है, जहां पर अगर ये नीफो होता, अब क्योंकि इस क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ रहा ईफो नीफो से, क्योंकि यहां पे फिक्स एसेट्स नहीं दे रखी, पर अगर यहां पे फिक्स एसेट्स दे रखी होती और वो ईफो होता तो हम उसे कन्वर्ट करते उसके स्पॉट रेट, यानी कि जिस रेट पर हमने फिक्स एसेट को खरीदा था और उसके डेप्रिसिएशन को भी सेम रेट पे ही कन्वर्ट करते। लेकिन अगर ये नीफो होता तो फिक्स एसेट्स को भी कन्वर्ट करते हैं हम 83 के रेट पे। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए हैं इसके बेसिस पे ब्रांच अकाउंटिंग का एक मोटा मोटा पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो गया होगा। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन इनके बेसिस पे आप पेपर देने नहीं जा सकते हो, इनके बेसिस पे आप ये जा सकते हो कि भैया जो आपने पढ़ा था पूरे चैप्टर में वो इन 5 क्वेश्चन के थ्रू पूरे तरीके से रिवाइज हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके कमेंट जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ अपने दोस्तों से इसे शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।